जीएस की ऑनलाइन स्टडी में एक बार आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और जैसा कि आपको पता है कि धीरे धीरे लॉकडाउन बढ़ता जा रहा है, हमारा सिलेबस बढ़ता जा रहा है। अर्थात एक वर्ग ऐसा है जो दिन रात लगा हुआ है। शिक्षक समाज की वह कड़ी है जिसे अगर तोड़ दिया जाए तो शायद समाज ही शेष न बचे। ये पढ़ाई इसलिए करवाई जा रही है कि समाज में पुनः हम एकरसता, तारतम्यता, समानता, समाज में एक ऐसी भावना बच्चों में भरते रहें कि शिक्षक समाज आज भी अपने बच्चों के उद्धार के लिए, अपने बच्चों के ज्ञानात्मक सर्वांगीण विकास के लिए लगा हुआ है। तो उपसर्ग हमने पिछले 2 वीडियो में संस्कृत भाषा के उपसर्ग पढ़ लिए थे। आज हम हिंदी भाषा के उपसर्गों की चर्चा करेंगे। अर्थात हिंदी भाषा, जैसे कि आपको पता है कि हिंदी भाषा में 3 प्रकार के उपसर्ग स्वीकार किए गए हैं संस्कृत भाषा के, जिन्हें हम तत्सम उपसर्ग कहते हैं। उसके बाद हिंदी भाषा के जिन्हें हम तद्भव उपसर्ग के नाम से जानते हैं, और विदेशी भाषा के। तो ये 3 प्रकार के उपसर्ग हैं जिसमें हम आज संस्कृत भाषा के उपसर्गों के बाद हिंदी भाषा के उपसर्गों की चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले हम अ उपसर्ग को पढ़ेंगे जिसका अर्थ होता है नहीं। अर्थात अ उपसर्ग किसी भी शब्द को विलोम शब्द में परिवर्तित कर देता है। जैसे ज्ञान शब्द है, अगर किसी को ज्ञान नहीं है तो उसके बारे में कहा जाता है कि ये बात अज्ञान बस कह दी गई है। जैसे न्याय शब्द है, अगर किसी के साथ न्याय नहीं हुआ है इसका मतलब उसके साथ क्या हुआ है, अन्याय। जैसे सत्य शब्द है, अगर किसी ने सत्य नहीं बोला है तो इसका मतलब क्या है, असत्य है। जैसे चेत शब्द है, अगर किसी को होश नहीं है, चेतन अवस्था में नहीं है, जागृत अवस्था में नहीं है, तो तद्भव शब्द है चेत, इससे पहले लगाएंगे अ, तो शब्द बन जाएगा अचेत। जैसे किसी भी, मान लो किसी समुद्र की कोई था नहीं है, था यानी गहराई, अर्थात जिसकी गहराई को नाप नहीं सकते हैं आप, तो वो क्या शब्द क्या बन जाएगा, अथाह है। जैसे आप किसी को जानते हैं मगर आप किसी को नहीं जानते हैं तो आप उसके लिए क्या है, अजान है। ठीक इसी प्रकार अगर कोई चीज आपको पच जाती है तो ठीक है, लेकिन कोई चीज अपच कर देती है, अर्थात वो डाइजेस्ट नहीं हो पाती है, तो अपच हो गया। अर्थात अगर कोई चीज टल गई तो टलना हो गया, अगर नहीं टल रही है तो अटल। तो कहने का मतलब है कि अ उपसर्ग जिसका अर्थ क्या हो जाता है, नहीं हो जाता है। शब्द और भी बहुत से बन सकते हैं, लेकिन ये उदाहरण के रूप में कुछ आपको भी शब्द बहुत बनाने हैं। उसके बाद में है अन, और अन का अर्थ होता है बिना। जैसे अनपढ़ अर्थात बिना पढ़ा हुआ, अनबन अर्थात बात का किसी के साथ बनना नहीं, अनबन हो जाना। अनजान, अनमोल, अनगढ़, अनहोनी। अब देखिए इसका अर्थ क्या होता है, अनबन नहीं बनना, अनजान बिना जाने, अनमोल जिसका कोई मोल नहीं है, अनगढ़ जिसका जो कोई गढ़ावा नहीं है। तो इस प्रकार अन का अर्थ हो गया बिना। उसके बाद अगला अक्षर पढ़ते हैं अपन अध। अध का अर्थ होता है आधा। अगर किसी भी शब्द से पहले अपन अध लगा देंगे तो वो इसका अर्थ अध रहेगा। जैसे अध जला, अध पका, अध कचरा, अध नंगा, अध जला, अध सीजा। देखिए हिंदी भाषा के उपसर्ग है, हिंदी शब्दों के साथ ही लगेंगे, इसलिए जलना शब्द हिंदी का है। अध जला आधा जला हुआ, आधा पका हुआ,
अध कचरा अर्थात कचरा है भी नहीं भी, अध नंगा अर्थात आधा नंगा, अध जला आधा जला हुआ, और अध सीजा आधा सीजा हुआ अर्थात सीजना पकने को बोलते हैं। तो इस प्रकार से अर्ध सीजा, अध पका, अध कचरा, अध नंगा ये हिंदी भाषा के शब्द बन रहे हैं हिंदी उपसर्गों से। उसके बाद शब्द है ओ, उपसर्ग है, शब्द नहीं है उपसर्ग है अर्थात शब्दांश है, और इसका अर्थ होता है ऊंचा। क्या होता है? ऊंचा। जैसे उजड़ना, जैसे उचक्का, जैसे उतावला, जैसे उतारना। देखिए जड़ना, जड़ मूल शब्द है ना, इसमें प्रत्यय उजड़ शब्द हो गया, उचक्का हो गया, उतावला हो गया, उतारना हो गया, आदि शब्द हिंदी भाषा के शब्द बनाते हैं। उसके बाद में है अगला उपसर्ग उन। उनका अर्थ होता है एक कम। अब इसे शब्द बनाएंगे, जैसे 19, 29, 39, 49, 69। देखिए उनका अर्थ है एक कम। अब एक कम 19 है, मतलब इधर हो गया एक कम प्लस 20, तो 20 से एक कम 19। 29, उन प्लस 30, उनका अर्थ एक कम 30, 30 से एक कम कितने होते हैं? 29। यहां रहेगा एक कम 40। एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है कि 39 में मूल शब्द क्या है, तो 39 में मूल शब्द क्या है? 40, अर्थात 40 से एक कम को क्या बोलते हैं? 39। 49, उन यानी एक कम, मूल शब्द क्या है? 50, 50 से एक कम क्या होता है? 69। इसी प्रकार हो जाएगा 17 से कम एक 69। इस प्रकार से उनका अर्थ होता है एक कम। उसके बाद अगला उपसर्ग है अपने पास औ, और औ का अर्थ होता है बुरा या नीचे। और शब्द हमारे पास औ से, जैसे अवगण, अवगुण, अवसर, अवतार, अवघड़। देखिए तद्भव शब्दों का निर्माण करेंगे। हिंदी भाषा के उपसर्ग है, तत्सम शब्दों का निर्माण नहीं होगा, हिंदी के तद्भव शब्दों का निर्माण होगा। इसी क्रम में अवगुण, अवगुण को देखो, अवगुण लिखा है। अवसर का मतलब ये संस्कृत का अवसर है, मतलब ये संस्कृत का अवतार है, इसलिए ये इस प्रकार से शब्द बनेंगे। उसके बाद में है दो, और दो का अर्थ होता है, जैसे जिस प्रकार दुर का अर्थ, दुर का ये तद्भव है, जिस प्रकार दुर का अर्थ क्या होता है? कठिन या बुरा बताया था संस्कृत भाषा में, उसी प्रकार ये है। और इससे बन जाएगा दुबला, दुकाल, दुपहिया, दुभाषिया, दोपहर, और हाँ देखिए दो, जो दुर का तद्भव है वो यहां होगा। अब दो अर्थात दो के रूप में भी होता है, दुबला, दुकाल, दुपहिया, दुभाषिया और दोपहर। उसके बाद जैसे दोपहर संस्कृत का शब्द है, तो हिंदी का क्या बन जाएगा? दोपहर। द्विभाषिया, यहां दुभाषिया हो जाएगा या द्विभाषी। उसके बाद हम बात करेंगे नि उपसर्ग की। और संस्कृत में जो निर का अर्थ होता है, अर्थात निर यानी बिना, कठिन,
उसका ये तद्भव है, निर का तद्भव रूप। कौन सा? नि। जैसे निकम्मा, निहत्था, निधड़क, निडरता, निकाय आदि शब्द बन जाएंगे। निपुता बन जाएगा, निकाय नहीं बनेगा, निकाय संस्कृत का बन गया निपुता। इस प्रकार से ये नि शब्दांश अर्थात उपसर्ग से हमारे पास शब्द हैं। उसके बाद हम बात करेंगे स या सु की, और दोनों का ही अर्थ होता है अच्छा। जैसे सपूता, जैसे शब्द है हमारे पास सुघड़, सपूत, सुडोल, सुजान आदि शब्द हैं वो बनेंगे सु या स से। उसके बाद में है बिन। बिन का अर्थ होता है निषेध या अभाव, या बिना भी हो जाता है। बिना नहीं देना, अभाव न लिखकर बिना लिख देंगे तो ज्यादा सही है। जैसे बिन खाया, बिन पिया, बिन मांगा, बिन देखा, बिन ब्याह, अर्थात जिसकी शादी नहीं होती है, विवाह नहीं होता है, बिन ब्याह। और अगर हम सोचें तो और भी शब्द बन सकते हैं बहुत। बहुत तो क्या, कम ही बनते हैं हिंदी भाषा से, संस्कृत से बहुत बनते हैं। उसके बाद हमारे पास उपसर्ग है भर। भर यानी भरा हुआ या भरपूर अर्थ भी हो सकता है, और भरपूर तो इससे शब्द ही बन जाएगा, भरपूर अर्थ भी हो सकता है, शब्द बन जाएगा। भरसक, भरमार, भारी भरकम, भारी भरकम जैसे शब्द भरकम आदि शब्द इनसे बन जाएंगे। उसके बाद में है चौ। चौ तद्भव है, अर्थ हो जाएगा चार। चौ राहा, चौ मुखा, चौ मासा, चौरंगा, चौतरफा, चौसर, चौखट आदि इससे शब्द बन जाएंगे। याद रखें कि मूल शब्द का अर्थ होना चाहिए। जैसे यहाँ राह का अर्थ है रास्ता, मुख का अर्थ है मास महीना, रंग का अर्थ है तरफ का अर्थ है, सर का अर्थ है, खट का अर्थ है। मूल शब्द का अर्थ होना चाहिए। अगर मूल शब्द का अर्थ नहीं है तो इसका मतलब आपका उपसर्ग युक्त शब्द गलत है। उसके बाद में जो अन्य उपसर्ग हमारे पास बच गए उनकी चर्चा करेंगे। तो इस कड़ी में हम अब चर्चा करेंगे। चौ आ गया तो ती भी आ जाएगा। ती का अर्थ होता है तीन, और ऐसे ही कुछ शब्द हमारे पास और आ जाएंगे, जैसे तिरंगा, तिराहा, तिकोना, तिगुना,
तिपाया और तिपाई आदि शब्द बन जाएंगे। उसके बाद में है पर। पर का अर्थ होता है दूसरा। शब्द बनाएंगे पर से। पर हित, पर देश, पर काज, पर जाया, पर दादी, पर पोता, पर दादा। इस प्रकार से पर का अर्थ है दूसरा, दूसरे के हित के लिए, दूसरा देश, दूसरा काज, दूसरा के जाया मतलब जन्मा हुआ, दूसरी दादी अर्थात आपकी भी दादी से जो बड़ी दादी है, पर पोता, पोते, पर पोता कौन होता है? जैसे आपका दादा है, आपके दादे का पिता, तो आप पर पोता हुए। इस प्रकार से दूसरा पोता, दूसरा दादा आदि अर्थ इसके निकल सकते हैं। उसके बाद में स यानी सहित, तो सहित बना देंगे। एक तो सचेत, सजग, सवेरा, सहेली आदि शब्द इससे बन जाएगी। तो ये जो जितने भी उपसर्ग आज हमने पढ़े हैं वो हिंदी भाषा के उपसर्ग पढ़े हैं। संस्कृत भाषा के उपसर्ग हमने पहले 2 वीडियो में पढ़ लिए हैं। आप पुरानी यूट्यूब चैनल पर पुरानी वीडियो देखेंगे, उनमें आपको 2 उपसर्ग के पार्ट मिल जाएंगे, पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकेंड। और ये जो तीसरा पार्ट आया है ये है हिंदी भाषा के उपसर्ग। अगले पार्ट में हम चर्चा करेंगे विदेशी भाषाओं के उपसर्गों की। तो आप पढ़ते रहें, पढ़ाते रहें, दूसरों तक भी ये क्लास पहुंचाते रहें। अगर आपको लगता है कि आपका कोई मित्र है जो कि 9th से 12th किसी भी क्लास में है और उसके सिलेबस में उपसर्ग हैं, अलंकार हैं, समास हैं, संधि हैं, तो ऐसे टॉपिक आप उन तक पहुंचाते रहें ताकि समय का सदुपयोग होता रहे। और कहते हैं कि दिमाग एक ऐसी चीज़ है जिसको जितना अधिक खर्च करोगे उतना अधिक बढ़ेगा। तो दिमाग को खर्च करते रहें और अपने दिमाग को बढ़ाते रहें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।